ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सो ब्रीफली तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिस तरह नाम से जाहिर है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल टू एनालॉग डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। सो नाम से तो इसकी फंक्शनलिटी ज़ाहिर हो जाती है, बट अंदर ये किस तरह, यानी अगर इसको एनालॉग सिग्नल मिलता है तो ये किस तरह इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। सो अंदर क्या मैकेनिज़्म होता है एडीसी के अंदर, किस प्रिंसिपल के तहत ये काम करता है। सो हम इसके अंदर की कहानी आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी पता लग जाए कि एडीसी या डीएसी किस तरह फंक्शन करता है। सही। सो वी हैव टू पार्ट्स फॉर दिस लेक्चर। द फर्स्ट लेक्चर इज एडीसी and the second is DAC. So let's start with the first part, that is ADC. So this is the content definition, why we need ADC, types of ADC and each basic operation, application of analog to digital converter. सबसे हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ADC क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और फिर जो है ये नहीं हम उन टाइप को किसी एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सही। ओके, सो डिफिनीशन सिंपल है, सबको पता है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक आईसी, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। सही। आईसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। सही। विच ट्रांसफॉर्म द एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, एनालॉग के साथ ब्रैकेट में कंटिन्यूस लिखा है, एनालॉग को हम कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल को डिस्क्रीट भी कह सकते हैं। ठीक है। सो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, एनालॉग और कंटिन्यूस में, डिजिटल और डिस्क्रीट में, मगर ब्रॉडली चूँकि आप पावर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इसको आप एक कंसिडर कर सकते हैं। तो एनालॉग वही है जो हर टाइम पे आप लोगों को वैल्यू दे। ठीक है, और डिजिटल आपको पता है वो 1010 के फॉर्म में होता है। ठीक है। सो अच्छा, सो बाइनरी की दो स्टेट्स हैं, 0 और 1। जो बाकी जो कम्बिनेशन हैं, अगर लेट्स सपोज हम 10 को लिखते हैं, सो 10 डिसिमल में हम इसको बाइनरी में जो है वो 11001 आई थिंक बनता है। ठीक है, तो ये इसके वो हैं। ओके, सो इट्स ए हार्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। आप अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डेटा एक्विजिशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने सेंसर लगाया हुआ था इनपुट साइड पे। उस सेंसर कि हम फिज़िकल क्वांटिटी को हम करते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है, और फिर जो है यानी हम चूँकि वो एनालॉग फॉर्म में होता था। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को देखें, या हम प्रेशर को अगर मेजर कर रहे हैं, या वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो सारे एनालॉग के फॉर्मेट में होते हैं। अब आपने इसको कंप्यूटर में देना है, उस कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करता, उसके लिए आप लोगों ने इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो एडीसी अगर नहीं होगा तो आपका डेटा इक्वेशन सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने एडीसी को डेटा एक्विजिशन सिस्टम का हार्ट कहा है। सही। ओके, सो digital computer requires signal to be in digital form, whereas most instrumentation transducers have an output signal in analog form. जो ट्रांसड्यूसर्स होती हैं वो सारे के सारे अपना आउटपुट एनालॉग फॉर्म में देते हैं, जबकि कंप्यूटर को एनालॉग फॉर्मेट नहीं चाहिए, उनको डिजिटल चाहिए। दैट इज़ वाई एडीसी कन्वर्जन इज़ देयरफॉर रिक्वायर्ड एट इंटरफेस बिटवीन एनालॉग ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये अगर है कंप्यूटर, सही, तो इसको चाहिए यहाँ पे डिजिटल। सही, 1010। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ओके, सो और ये है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, इसका जो आउटपुट होता है वो होता है एनालॉग।
So now this transducer output is not interfaceable with that computer. So for that purpose we have to arrange ADC between these two, so that these two the information which we get from the transducer can be compatible to the computer for the processing purpose. ओके, अब ये एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर है, सही। तो वोल्ट मीटर जो है वो एनालॉग में डेटा लेगा और इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर में अगर डिस्प्ले करेंगे तो देखिए ये डिजिटल डेटा, सही। इस तरह बार बार मैं ये एग्जांपल देता हूँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है सेल फोन का। हम जो बातें कर रहे हैं, हमारी जो वॉइस है वो एनालॉग है। अब मोबाइल इसको एडीसी में कन्वर्ट कर लेता है, सही, A to D। फिर उसके बाद क्या होगा कि वापस जो है वो हम DAC यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे दोनों लगेंगी, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग साइड पे ADC और रिसीविंग साइड पे DAC, क्योंकि वापस जो वेव जनरेट होगी दैट आल्सो मस्ट बी इन एनालॉग फॉर्म। वरना अगर आपको 1010 वो देगा तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं, सही है। सो दिस मस्ट बी कन्वर्टेड टू analog again. So on transmitter side ADC, on receiving side DAC, सही। अच्छा, यहाँ पे फिल्टर्स भी होते हैं, मगर चूंकि फिल्टर्स आप लोगों के उस टॉपिक ऐसा नहीं है, तो रिसीविंग साइड पे हम लो पास फिल्टर लगाते हैं, और ठीक है, और ये ट्रांसमिशन साइड पे हाई पास फिल्टर हम लगाते हैं। ओके, वाई वी नीड ADC? ये फिर वही बात, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन ओनली परफॉर्म कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑन डिजिटाइज्ड सिग्नल। माइक्रो प्रोसेसर्स जितने भी होते हैं वो अपने कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग डिजिटल फॉर्म में करते हैं। When signals are in digital form, they are less susceptible to the deleterious effect of additive noise. अच्छा, इसमें ये भी कमाल है कि अगर मैंने आपको बताया था कि जो नॉइज़ होता है दैट इज़ द अनवांटेड सिग्नल, सही, अनवांटेड सिग्नल। तो अगर ये हमारी आवाज़ है फॉर एग्जांपल, और इसके साथ अगर ये नॉइज़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अनवांटेड सिग्नल है, ये अगर इसके साथ ऐड होगी तो हमारा जो नेट हमें मिलेगा, ठीक है, साउंड, वो कुछ यूँ होगा। तो उस अब इसमें एरर ज़्यादा हैं, ये दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो उस वजह से ये क्या है कि यानी वो नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें नॉइज़ का अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर हमें जो है वो ओरिजिनल वॉइस दोबारा उसी तरीके से नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पे थी। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको 1010 में फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, जो भी इसका बनता है। फिर अगर नॉइज़ उसको अटैक करेगा भी तो नहीं कर सकेगा, सही। नॉइज़ जो है वो डिजिटल फॉर्मेट को अटैक नहीं कर सकता, या अगर करेगा भी तो इतना नुकसान नहीं देगा जितना कि वो एक एनालॉग को देता है, क्योंकि नॉइज़ खुद भी एनालॉग होता है, और अगर साउंड भी एनालॉग हो या आपका जो भी मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग होगा, तो ये इसको आसानी से अटैक कर सकता है। सो द डिजिटल फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ लेस ससेप्टेबल टू द एडिटिव नॉइज़, कि वो उस जो है यानी जो नॉइज़ है, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म के इंफॉर्मेशन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सही है। अच्छा, ADC provides a link between the analog world of the transducer. ट्रांसड्यूसर सारे एनालॉग पे काम करते हैं, इसलिए इनका ताल्लुक हम कहेंगे कि एक ऐसी दुनिया से है जो कि एनालॉग फॉर्म में है। एंड डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ADC दोनों के बीच एक लिंक का काम कर रहा है। वो दुनिया जो कि एनालॉग पे काम कर रही है और वो दुनिया जो कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करती है, तो इन दोनों के बीच एक राबिते का काम कर रहा है। अच्छा, types of analog to digital converter. There are many different types of analog to digital converters. Each offers something in the way of speed, cost, power dissipation and complexity. अच्छा, जितने भी टाइप्स हैं सबका काम एक ही है, फंक्शन तो सबका एक ही है। कोई भी इस तरह नहीं है जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट ना करता हो, सही। फिर जो टाइप्स बनी हैं तो वो किस हिसाब से बनी हैं, वो स्पीड के हवाले से बनी है। कुछ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होंगे जो कि हाई स्पीड होंगी, कुछ जो है यानी तेज़ी से काम करेंगी, उसको प्रोसेस करेंगी, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगी, कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी।
अच्छा, बाज़ जो है वो कॉस्ट के हवाले से हमने तकसीम किए हैं, बाज़ महंगे होंगे, बाज़ जो है वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव होंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगे। अच्छा, पावर डिसिपेशन के लिहाज से भी हम इसकी कैटेगरीज कर सकते हैं कि एक जो है पावर ज़्यादा ले रहा है, दूसरा पावर जो है वो कम ले रहा है। और कम्प्लेक्सिटी के हवाले से, यानी बात जो है उसकी उसको ऑपरेट करना सिंपल है, बात को जो है ऑपरेट करना वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। सो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन। अच्छा, सो दो मेजर टाइप्स हैं, एक काउंटर टाइप है एडीसी का और एक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सही। देयर आर मेनी टाइप्स सच एज फ्लैश टाइप एंड, अच्छा, सो फ्लैश टाइप भी है, सिग्मा डेल्टा भी है, काउंटर भी है, सक्सेसिव भी है। तो हम काउंटर टाइप जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। सही। तो ये है काउंटर टाइप एडीसी, ये किस तरह काम करता है, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने समझना है। सही। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। एक है, ये है ओपेम। ओपेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको पता है ओपेम एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ओपेम जो है एम्पलीफायर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी एम्पलीफिकेशन भी करता है। ओपेम जो है वो कंपैरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी वो कंपैरिजन करता है। यानी कंपैरिजन आपको पता है, ये इससे बड़ा है या ये इसके बराबर है या ये इससे छोटा है, तो ये काम होता है कंपैरेटर का। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो इस 3 ही फंक्शंस होती हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यही 3 काम होते हैं किसी भी कंपैरेटर के। सही। तो ये कंपैरेटर के तौर पे भी काम करता है, समर के तौर पे भी काम करता है। जिस तरह कैलकुलेटर में आप सम करते हैं 2 + 2 = 4, तो ये जो ओपेम है ये आपको 2 + 2 भी करके दे सकता है। डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, यानी 2 - 2 या 3 - 2, तो जो भी आंसर आता है, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल d/dx भी कर सकता है, ठीक है। और इंटीग्रेटर के तौर पे भी इस्तेमाल, अगर टाइम मिला तो ओपेम की ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, समर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। सही। तो मैं ये कह रहा था कि ओपेम जो है बड़े काम का इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, और यहाँ पे इसका जो काम है वो ये है, कंपैरेटर के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, हम यानी समर या डिफरेंशिएटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सो पहले तो हुआ ओपेम, दूसरा यहाँ पे है एंड गेट। ठीक है, ये आपको पता है हर लॉजिक गेट का अपना एक लॉजिक होता है। सही। तो लॉजिक कंट्रोल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कंट्रोलिंग का तरीका क्या है वो आगे जाके जब हम इसके ऑपरेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आप ये बस वो नोट कर लें कि ये इसके लॉजिक कंट्रोल के तौर पे काम करेगा, यानी ये आउटपुट या 1 देगा या 0 देगा। ठीक है, आपको पता है कि एंड गेट जब टू, चूँकि 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एंड में ये है कि एक भी इनपुट अगर ज़ीरो है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ये तब तक 1 नहीं देगा जब तक कि सारे इनपुट्स इसके 1 ना हो जाए। ठीक है, तो अगर दोनों ज़ीरो हैं तब भी आउटपुट ज़ीरो, अगर एक ज़ीरो है एक 1 है तब भी आउटपुट ज़ीरो। ठीक, जब तक कि यानी दोनों 1 ना हो जाए तो आप आउटपुट 1 नहीं देगा। सही। अच्छा, अब इस एंड गेट के हमने दो कनेक्शन लिए हैं। जो भी आउटपुट आएगा, यानी 1 आएगा तो भी वो दोनों को इस तरह मिलेगा, अगर 0 आएगा तो भी दोनों को एज इट इज़ मिलेगा। अच्छा, तो ये क्या है, ये क्लॉक है, CLK है ये असल में। ठीक है, क्लॉक आपको पता है डी में हम क्लॉक पल्स को इस तरह से, काउंटर में अगर आप लोगों को याद हो तो क्लॉक काउंटर में क्लॉक पल्स होता है ना। सही। तो साइंक्रोनस काउंटर्स होती हैं और एसाइंक्रोनस काउंटर्स होती हैं। अगर साइंक्रोनस काउंटर्स हैं तो सबका जो सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको एक ही जैसा क्लॉक पल्स एट द टाइम मिलता है, तो उसको हम साइंक्रोनस काउंटर कहते हैं। और एसाइंक्रोनस वो है जिसका क्लॉक पल्स हर एक का अलग अलग होता है। एनी हाउ यहाँ पे एक ही काउंटर है और एक ही फ्लिप फ्लॉप से बना है। तो ये हुआ क्लॉक पल्स। इसका दूसरा कनेक्शन हमने क्लियर को दिया है, रीसेट। अगर आप लोगों को वो काउंटर जो आप लोग यूज़ करते हैं तस्बीह के तौर पे, सही है, तो उसमें एक साइड जो है वो LED का होता है। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है।
वो तो स्क्रीन पे सिर्फ डिस्प्ले करें। दूसरा जो है वो रीसेट होता है, सही। ये असल में वो रीसेट है, सही, जो कि काउंटिंग को दोबारा से 0 0 से स्टार्ट कर लेता है। ये वो रीसेट है, इसको क्लियर भी कहते हैं। और क्लियर के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का बाज़ दफ़ा हम इसको बार से वो नोट करते हैं। बाज़ अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर में देखा होगा तो हम यहाँ पे बबल लगा देते हैं। सो दोनों का एक ही फ़ायदा है, वो ये है कि ये तब एनेबल होगा जब इसको 0 मिलेगा, यानी जब 0 मिलेगा तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एनेबल हो जाएगा, यानी तब ये रीसेट होगा जब इसको 0 सिग्नल मिलेगा। कहने का मकसद ये है। और अगर इसको 1 सिग्नल अगर इसको 1 मिलेगा तो ये, चूँकि यहाँ पे बबल है या आप यूँ कहें कि इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो इसको 0 देगा तो ये रीसेट नहीं, प्रेस नहीं होगा, ठीक है। यानी जब हम रीसेट को अपनी उंगलियों से प्रेस करते हैं तो हम इसको असल में एनेबल करते हैं, और एनेबल 1 ही से होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे ये चूँकि इन्वर्टेड रीसेट है तो ये 1 पे एनेबल नहीं होगा, क्योंकि 1 जब हम देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट करता है। तो ये तब ही रीसेट करेगा जब इसको हम 0 देंगे, तो जब 0 देंगे तो वो इस बबल से गुजर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आप माइक्रो कंट्रोलर्स में या DLD में आप लोग इस चीज़ को ध्यान करें कि कोई भी अब ये देखें, इसको हमने डायरेक्ट दिया है तो ये तभी एनेबल होगा जब इसको 1 मिलेगा, सही है ना। तो अगर बाज़ दफ़ा इस तरह हो या इस तरह बार लगा हो तो इसको आप यूँ समझ जाएँ कि ये 0 पे एनेबल होगा, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। ओके, ये है काउंटर। काउंटर का काम है, आपको पता है कि अगर 0 0 है तो काउंटिंग जब स्टार्ट होगी तो 0 0 के बाद डिजिटल ये 0 1 देगा, ठीक है। फिर अगली बारी में जब हम यानी एक टक देते हैं तो वो 1 हो जाता है, फिर दूसरा टक देते हैं वो 2 हो जाता है, फिर तीसरा टक देते हैं तो वो 3 हो जाते हैं। तो हमारे प्रेस पे वो काउंटिंग करता है, वैसे वो काउंटिंग नहीं करता, हमारे प्रेस पे काउंटिंग करता है। तो यहाँ से असल में वो प्रेस जब इसको 1 मिलेगा तो हम यूँ समझ रहे हैं कि हाँ, इसको हमने वो उसी तस्बीह वाले काउंटर को हमने प्रेस कर दिया है, सही है। तो जब एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो 0 से 0 1 हो जाएगा। फिर जो दूसरी दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये 0 1 से 1 0 हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगा, सही। और फिर जब तीसरी दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, सही। अब ये इसके बाद क्या है कि आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये देखिए 2 बिट का है, तो फिर ये रीसेट होगा और दोबारा से 0 0 से स्टार्ट होगा। ये तो खैर मैं आपको सिर्फ वो काउंटर का वो फंक्शन, काउंटर किस तरह क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये है। मगर यहाँ पे हमने जो काउंटर लिया है वो 4 बिट का है, सही। लेकिन इसकी अगर आप आउटपुट देखें तो वो 4 बिट की है, सही। सो 4 बिट 1 2 3 4, ये 4 बिट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगा है DAC, यानी ADC के अंदर DAC लगा है। तो वो उसका ये है कि इसका जो आउटपुट होगा, सही, वो असल में हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंस ये है कि जो कंपैरिजन होगा ना, यहाँ पे जो भी एनालॉग सिग्नल है, ये ठीक है, या प्रेशर है या टेम्परेचर है, जो भी है वो तो यहाँ से आएगा, मगर इसकी कंपैरिजन किसके साथ होगी, इसकी कंपैरिजन इस वी रेफरेंस के साथ होगी, ठीक है। तो हर दफ़ा जब ये काउंटिंग करता है तो चूंकि ये डेटा इसका रेफरेंस डेटा तो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हर दफ़ा इसकी रेफरेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर जितना भी है रूम का वो तो वही होगा, मगर ये हर साइकिल के बाद ये इसके साथ ये चेंज होता जाएगा और ये कंपैरिजन करता जाएगा, तब तक आपको यानी वो देगा जब तक ये इक्वल ना हो जाए या लेस ना हो जाए, ठीक है। ओके, सो ये है DAC, सही, रेफरेंस, वी रेफरेंस, ठीक। रेफरेंस इन दोनों के असल में इसकी ओपेम के एक इनपुट और दूसरे इनपुट, अगर आप लोगों को याद हो तो प्लस जो इनपुट है इसको हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहा था, और जो माइनस है इसको हमने इन्वर्टिंग इनपुट कहा था। सो इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग पिन, इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगी, सही। अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया, किस तरह ये काम करता है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया। मैं सिर्फ आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कौन सा कंपोनेंट है, 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 ठीक है।
तो जो DAC है, ठीक है, इसको डिजिटल मिलेगा, यानी फॉर एग्जांपल इसको 0001 मिला, तो डिजिटल में तो ये 0001 है, मगर एनालॉग में ये किस चीज़ के बराबर, 1 के बराबर है। आपको पता है ना, 0000 एनालॉग में 0 के बराबर है, 0001 एनालॉग में 1 के बराबर है, 0010 एनालॉग में 2 के बराबर है, 0011 ये एनालॉग में 3 के बराबर है। तो ये असल में ये बाइनरी को आप इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर भी कह सकते हैं, बस सिंपल। बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, सही है। यानी बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो ये जो कन्वर्ट होगा, यानी 1 2 3 इस तरह जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, दोबारा इसकी कंपैरिजन होगी, फिर साइकिल चलेगा, वो सारा कुछ। ओके, तो जो यहाँ से जो आउटपुट आ रहे हैं वो DAC को भी मिल रहे हैं, ताकि वो रेफरेंस वैल्यू दोबारा नया रेफरेंस वैल्यू बना दें। और साथ साथ हम यहाँ से भी कनेक्शन लेके इनके जो काउंटर से के आउटपुट से कनेक्शन लेके यहाँ लैचेस को भी देंगे, 4 बिट लैच, ठीक है। आपको पता है एक लैच 1 बिट को स्टोर कर सकता है, तो 4 बिट को अगर स्टोर करना है तो इसके लिए आप लोगों को 4 लैचेस चाहिए होंगी, ठीक है। ओके, एनी हाउ ये यहाँ पे है, और ये आपको वही आउटपुट देगा जो कि यहाँ से आपको काउंटर से मिला है, सही, वो यहाँ पे आपको दे देगा, सही है। ओके, सो ये वाला साइड D0 है, ये असल में इन्होंने गलत लिखा है, ये इस तरह होना चाहिए, ये वाला साइड D0 होना चाहिए, क्योंकि LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस साइड पे होता है। तो ये D1 होगा, ये वाला D2 होगा, और ये वाला D3 होगा। यानी अगर मैं 0011 लिखूँगा, ठीक है, तो ये 0 सॉरी 0 इस साइड पे होगा, 0011 इस तरह होगा, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज इस तरह पर होगा, ठीक है। एनी हाँ, चलो हम स्टार्ट लेते हैं कि ये काम किस तरह करता है, सही। ओके, VA जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स होगी, और वो है 10, यानी वोल्टेज जहाँ पे आया है 10, सही। अब 10 की इसके साथ कंपैरिजन होगी, सही। सो स्टार्ट में जो वैल्यू होती है वो 0, सही। 0 ये देखिएगा, इसका कंडीशन ये किस बेस पे काम करता है, ये इस बेस पे काम करता है। VA इफ अगर VA, यानी ये वाला VA, ये VA है, ठीक है, ये वाला साइड। इफ VA इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, अगर इससे ये बड़ा है तो हाई, हाई H का मतलब है हाई, सही। हाई का मतलब DLD में 1 होता है, और लो का मतलब 0 होता है। तो आप हाई सिग्नल जनरेट करो आउटपुट साइड पे, और अगर इफ़ VA इज़ लेस देन दिस, ठीक है, तो फिर आपने 0 जनरेट करना होगा, ठीक। ओके, सो चूँकि अभी स्टार्ट ले रहे हैं हम, तो स्टार्ट में ये है VA 10 है, और ये 0 है, तो ज़ाहिर बात है ये इससे ग्रेटर है, तो 1 जनरेट होगा, यानी हाई, H का मतलब हाई जनरेट होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये वाला साइड तो डीएल ये सॉरी ये एंड गेट का ये वाला पिन हमने कनेक्ट किया है ओपेम के आउटपुट के साथ। जो भी आउटपुट आएगा वो इसको मिलेगा, चाहे 1 आएगा तो 1 इसको मिलेगा, चाहे 0 आएगा तो 0 इसको मिलेगा। मगर दूसरे इनपुट को हमने फिक्स्ड 1 दिया है, यानी हमने इसको VCC से, यानी एक बैटरी से कनेक्ट किया है, और ये कॉन्स्टेंटली इसको 1 देगा। इस पिन के इनपुट का इसके आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे यहाँ से 1 आए या चाहे यहाँ से 0 आए, ये वाला पिन कॉन्स्टेंटली 1 ही देगा। ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है कि अगर ये 1 देगा तो 1 और 1 तो 1 हो जाएंगे, और अगर ये फिर 0 देगा तो 0 और 1 ये 0 हो जाएंगे। तो यानी होली सोली इस पे इसका आउटपुट का डिपेंड फिर इस पे होगा, सही। बिल्कुल चौड़ा। ओके, सो अब यहाँ पे ये 1 आया है, ठीक है, और 1 जो है